सबसे पहली हेडिंग लिखी है एल्गोबैट। एल्गोबैट, एल्गोबैट में लिखो द रिसर्चर्स ऑफ कनाडा, कनाडा के वैज्ञानिकों ने डेवलप अ न्यू काइंड ऑफ बैट, नया बैट विकसित किया है। न्यू काइंड ऑफ क्रिकेट बैट, नए प्रकार का क्रिकेट बैट विकसित किया है। विच विल इंक्रीज द हिट ऑफ बॉल, जो बॉल की हिट बढ़ा देगा, स्टेडियम ही पार हो जाएगा, छत पे गिरेगी बॉल। ये है वो बैट। ठीक है, एल्गोबैट क्या होता है? तो एक प्रकार का चमगादड़ है, ऐसा मत करके आ जाना, क्रिकेट बैट है ये। नेक्स्ट, अपोलो 11, अपोलो 11 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिससे गए थे वो अपोलो 11 है। 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड। 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन मैन्स फर्स्ट लैंडिंग ऑन मून, मानव के चंद्रमा पर जाने पर। ऑन मैन्स फर्स्ट लैंडिंग ऑन मून, मानव के चंद्रमा पर जाने के। इट वॉज लॉन्च्ड इन 16 जुलाई 1969, 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित रीच मून ऑन 20 जुलाई, 20 जुलाई को चांद पर पहुंचा, 4 दिन बाद। एंड कम बैक 24 जुलाई, वापस आया 24 जुलाई को। 8 दिन की यात्रा थी पूरी। इट वॉज लॉन्च्ड बाय सैटर्न 5 रॉकेट, इसे सैटर्न 5 रॉकेट से छोड़ा गया। लॉन्च्ड बाय सैटर्न 5 रॉकेट, सैटर्न 5 रॉकेट से छोड़ा गया। फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। दो नाम लिख लो जो चांद पर गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। नेक्स्ट हेडिंग, 30 मीटर टेलीस्कोप, 30 मीटर टेलीस्कोप, 30 मीटर टेलीस्कोप। This telescope was set up in Hawaii, in Mount Muan Kia। यह टेलीस्कोप हवाई में पर्वत मुआन किया पर लगाया गया है। हवाई मुआन किया, हवाई के मुआन किया पर लगाया गया है। अमेरिका का 50वां राज्य है हवाई, और वो अमेरिका में जुड़ा हुआ नहीं है। वो कहाँ है? पैसिफिक के बिल्कुल बीच में है। आगे लिखो इसके बारे में। मुआन किया इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अमेरिका। मुआन किया अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। मुआन किया इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अमेरिका। मुआन किया अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। टेलीस्कोप कॉस्ट 1.4 बिलियन। टेलीस्कोप की लागत 1.4 बिलियन है। टेलीस्कोप कॉस्ट 1.4 बिलियन, टेलीस्कोप की कीमत 1.4 बिलियन है। विथ कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कई सरकारों की सहायता लगी। कोलैबोरेशन विथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कई सरकारों की सहायता लगी।
इट विल स्टडी एक्सोप्लैनेट, यह बाहरी ग्रह का अध्ययन करेगा। इट विल स्टडी एक्सोप्लैनेट्स, यह बाहरी ग्रह का अध्ययन करेगा। अगली हेडिंग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019। दिस इंडेक्स वॉज लॉन्च्ड इन दिल्ली, यह सूचकांक दिल्ली में जारी हुआ। थीम वॉज क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ, इसकी थीम थी स्वस्थ जीवन बनाना। क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन बनाना। पब्लिश्ड एवरी ईयर, हर साल प्रकाशित होता है। पब्लिश्ड एवरी ईयर, हर साल प्रकाशित होता है। बाय, किसके जरिए प्रकाशित होता है, नहीं इसको बनाता कौन है, प्लस प्लस करके लिखना। 2-3 संस्थाएं हैं। पहला वीपो, वीपो क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बौद्धिक संपदा संस्थान। प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल, CORNELL, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। प्लस इंसीड, INSEAD, इंसीड, वीपो के अंडर में एक संस्था है छोटी सी, इंसीड। टोटल 129 कंट्रीज, कुल 129 देश हैं इस रैंकिंग में। टॉप 3 आर, शीर्ष 3 हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका, USA। इंडिया मूव्ड टू 52nd रैंक, भारत 52 पायदान पर आ गया है। इंडिया मूव टू 52nd, भारत 52 पर आ गया है। लास्ट ईयर वॉज 57, पिछले वर्ष 57 था, तो 57 था, 52 पर आ गया है इनोवेशन के मामले में। नेक्स्ट, भारत का जो संसद की जो एक समिति होती है, इस समिति को बोलते हैं हम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समूह। उस समूह ने एक डिटेल बताई है कि दुनिया में अमेरिका हो, चाइना हो, इजराइल हो, साउथ कोरिया हो, वो अपने पूरे GDP का 2%, 3% तक कहाँ लगाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं, और हम 0.6, 0.7 ही लगा पाते हैं। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, कब तक, 2% GDP तक बढ़ाना पड़ेगा 2022 तक। लिख लीजिए, हेडिंग लिख लो आप, इंडियाज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, भारत का अनुसंधान और विकास खर्चे। इंडियाज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, भारत के विकास और अनुसंधान खर्चे। रिपोर्ट इज मेड बाय PMAEC, सॉरी गलत बोल दी, रिपोर्ट PMEAC ने बनाई है। रिपोर्ट इज मेड बाय PMEAC, फुल फॉर्म लिख लेना, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, भारत का निवेश में खर्चा। इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, भारत का निवेश में खर्चा इज ओनली
0.6 to 0.4 ऑफ जीडीपी। जीडीपी का मात्र 0.6 से 0.7 रहता है। एंड इट शुड बी इंक्रीज बाय 2%, और इसे 2% बढ़ाना होगा। एंड इट शुड बी इंक्रीज टू 2%, और इसे 2% करना होगा बाय 2022 तक। अमेरिकाज इज 2.8% ऑफ जीडीपी। अमेरिका का है 2.8% जीडीपी का, यानी अमेरिका में जो रिसर्च होती है उस पर खर्चा कितना होता है? अमेरिका के जीडीपी का 2.8। हम बहुत कम कर पाते हैं रिसर्च, पैसे कम लगाते हैं उसमें। चाइना इज 2.1, चीन में है 2.1, इजराइल 4.3, इजराइल है 4.3 पर, एंड कोरिया 4.2, और कोरिया 4.2 पर। सब आगे हमसे। इसरो की वो कौन सी शाखा है जो दूसरे देशों के अंतरिक्ष यान भी भेजती है? 1992 में बनी थी। एंट्रिक्स, ये पुरानी हो चुकी है, अब नहीं बनी है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। लिखी हेडिंग NSIL, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या काम होगा इसका? वही काम होगा जो किसका होता था? एंट्रिक्स का। एंट्रिक्स पुरानी हो चुकी है। अभी आपको याद हो तो वो PSLV 48 से RISAT वगैरह भेजा गया था 2BR1। उसके अलावा केवल वो नहीं भेजा था, 9 और उपग्रह भेजे थे दूसरे देशों के। तो वो किसके तहत भेजे गए थे? NSIL के तहत भेजे गए थे। लिख लो। इन जनरल बजट 1920, आम बजट 1920 में, इन जनरल बजट 1920, आम बजट 1920 में NSIL इनकॉर्पोरेटेड इन इसरो। NSIL को इसरो से जोड़ा गया। NSIL इनकॉर्पोरेटेड टू इसरो, NSIL को इसरो से जोड़ा गया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग के अधीन। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग के अधीन। इट्स HQ विल बी इन बेंगलोर। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, होगा, अब तो है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन बेंगलोर। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। एंड इट इज़ द सेकेंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इसरो, और यह इसरो की दूसरी वाणिज्य इकाई है। एंड इट इज़ द सेकेंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इसरो, और यह इसरो की दूसरी वाणिज्य इकाई है आफ्टर एंट्रिक्स। एंट्रिक्स के बाद, आफ्टर एंट्रिक्स, एंट्रिक्स के बाद। एंट्रिक्स में लिख लेना डेट, 1992 में एंट्रिक्स बना था। नेक्स्ट, फिडोर, FEDOR, फिडोर। इट इज़ अ रोबोट मेड बाय रशिया। यह रूस द्वारा निर्मित रोबोट है। लॉन्च्ड इन अ रॉकेट, जो रॉकेट में भेजा गया फ्रॉम कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से। रशिया अपना सारा प्रक्षेपण रशिया से कम करता है और ज़्यादातर कजाकिस्तान से करता है, बिकॉज रशिया के ठीक नीचे कजाकिस्तान था। और 1991 से पहले पहले जो USSR था वो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा था? कजाकिस्तान था। तो आज भी वो वहीं से भेजता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्काईबॉट F850।
इसका नाम स्काईबॉट F850 भी है, फिडोर का दूसरा नाम है ये S850 F850 भी है, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा है इसको। नेक्स्ट, अकादमिक लोमोनोसोव, एकेडमिक लोमोनोसोव चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर रशिया का। ओके, पावर प्लांट ज़मीन पे होते हैं, रशिया ने जहाज ही बना दिया, घूमते फिरते जब बिजली बनाएंगे वो भी यूरेनियम से, न्यूक्लियर से। ओके, रशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, रशिया ने विश्व का पहला चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। रशिया लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, रूस ने विश्व का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, ऑल्सो कॉल्ड शेरनोबिल ऑन आइस, जिसे शेरनोबिल, बर्फ पर शेरनोबिल कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड शेरनोबिल, CHERNOBYLE, शेरनोबिल ऑन आइस, बर्फ पर शेरनोबिल कहा जाता है। शेरनोबिल पता है ना क्या है? सबसे बड़ा हादसा हुआ था आज अब तक का सबसे बड़ा हादसा न्यूक्लियर रिएक्टर का मेल्ट डाउन होने की वजह से, वो शेरनोबिल में हुआ था, रशिया में। ओके, मेल्ट डाउन का मतलब होता है रिएक्टर अपने आप में क्या हो जाते हैं, रिएक्टर के अंदर जो यूरेनियम होता है उसकी कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं वो पिघलने लगती है, तो यूरेनियम गर्म होने लगता है, पूरी संस्था ठप पड़ जाती है, और जब वो फटता है तो फिर रेडिएशन बहुत दूर तक जाता है। जापान में हुआ था सुनामी के वक्त, भूकंप आया था। इट विल हैव 69 क्रू, इसमें 69 सदस्य होंगे। एंड हैज अराइव्ड पेवर्क, और यह पेवर्क पहुंचा, रशिया में ही है। एंड इट हैज अराइव्ड पेवर्क, और यह पेवर्क पहुंचा, विच इज इन साइबेरिया, जो साइबेरिया में है। साइबेरिया मतलब बिल्कुल उस तरफ, ईस्ट की तरफ, तो पेवर्क पहुंचा। तो पेवर्क में ऐसा क्या है? टू रिप्लेस द लोकल न्यूक्लियर प्लांट, स्थानीय परमाणु संयंत्र की जगह लेने। टू रिप्लेस द लोकल न्यूक्लियर प्लांट, स्थानीय परमाणु संयंत्र की जगह लेने। नेक्स्ट हेडिंग, डीप ओशियन मिशन, गहरा समुद्र मिशन, डीप ओशियन मिशन, इंग्लिश में ही लिखिए, नाम भी इंग्लिश ही है इसका, डीप ओशियन मिशन। दिस मिशन इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार ने इस मिशन की अनुमति दी है। दिस मिशन इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, अनुमति सरकार ने दी है। मिशन विल बी रन बाय अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, मिशन चलेगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत। मिशन विल बी लेड बाय अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, मंत्रालय चलेगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत, या मिशन चलेगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत। दिस मिशन इज सिमिलर टू इसरोज स्पेस एक्सप्लोरेशन, यह मिशन इसरो के अंतरिक्ष शोध जैसा ही है। दिस मिशन इज सिमिलर टू इसरोज स्पेस एक्सप्लोरेशन, यह मिशन इसरो के अंतरिक्ष शोध जैसा ही है। विच वॉज लॉन्च 35 ईयर अगो, जो 35 वर्ष पहले शुरू हुआ था। विच वॉज लॉन्च 35 ईयर्स अगो, जो 35 वर्ष पहले शुरू हुआ था। बट इन दिस मिशन, किंतु इस मिशन में,
पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स विल बी मेन टॉपिक। किंतु इस मिशन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल प्रमुख रहेंगे। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स विल बी मेन। पॉलीमेटालिक नोड्यूल प्रमुख रहेंगे। पीएमएन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। पीएमएन क्या होता है वो लिख लो। पीएमएन आर द रॉक्स ऑन सी बेड। पीएमएन पत्थर होते हैं जो समुद्री सतह पर होते हैं। पीएमएन आर रॉक प्लेस्ड ऑन सी बेड। पीएमएन समुद्री सतह पर के पत्थर होते हैं कंटेनिंग आयरन, मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट, जिसमें आयरन, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट होता है। इफ दे आर फाउंड, और यदि ये मिल पाए, इवन 10%, 10% भी, इट कैन मीट इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट टू 100 ईयर्स। तो यह भारत की ऊर्जा खपत 100 साल तक बढ़ा सकते हैं। इट कैन मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट अप टू 100 ईयर्स। तो यह भारत की ऊर्जा खपत 100 वर्ष बढ़ा सकते हैं। तो भारत क्या पूरी दुनिया को खोद देगा, सारे सी बेड को? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कानून है समुद्र के लिए, यूएन क्लॉज। तो यूएन क्लॉज ने भारत को दे रखा है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हिंद महासागर में। केवल वहीं पर पीएमएन निकाला जा सकता है। ठीक है, चाइना को क्षेत्र दे रखा है, अमेरिका को दे रखा है, सबको अलग अलग क्षेत्र दे रखे हैं, भारत को भी मिल चुका है। लिख लो, इंडिया हैज बीन अलॉटेड द साइट ऑफ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। भारत को 75,000 वर्ग किलोमीटर की साइट मिली है इन इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। 75,000 स्क्वायर किलोमीटर साइट की साइट मिली है इन इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में, बाय यूएन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। यूएन की अंतर्राष्ट्रीय सी बेड प्राधिकरण द्वारा। बाय यूएन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रखा है। बाय यूएन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, यूएन की अंतर्राष्ट्रीय सी बेड प्राधिकरण द्वारा, विच इज रन बाय यूएन क्लॉज, जो यूएन क्लॉज से चलता है। यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म क्या है? उसका दूसरा नाम क्या होता है? कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ठीक है, समुद्री कानून पर सम्मेलन। ओके, तो समुद्री कानून पर सम्मेलन के जरिए क्या बना है? सी बेड अथॉरिटी बना है इंटरनेशनल। लिख लो यूएन क्लॉज के बारे में। यूएन क्लॉज के बारे में लिखो। फर्स्ट कन्वेंशन वॉज इन 1982। पहला अभिसमय 1982 में हुआ, बट केम इनटू फोर्स इन 1994। किंतु वैधानिक शुरुआत 1994 में हुई, 12 साल बाद। केम इनटू फोर्स इन 1994, वैधानिक शुरुआत 1994 में हुई। आईएसए इज अंडर यूएन क्लॉज। आईएसए यूएन क्लॉज के अधीन है। तो यूएन क्लॉज की शुरुआत कहां से हो रही है? क्या लिखा डेट? 1982 है ना। फाइनली शुरू कब हुआ ये? 1994
1994 में, तो जैसे ही 1994 में सारी दुनिया ने यूएन क्लॉज माना, एक के अलावा अमेरिका, बाकी सब मानते हैं। तो 1994 में ही क्या बन गया, सीबेड अथॉरिटी बन गया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सतह प्राधिकरण बन गया। मतलब ये जब फाइनल हुआ तो इसी ने क्या बना दिया, साथ साथ आईएसए बना दिया था। आईएसए हेडक्वार्टर इज इन किंगस्टन, जमैका। क्वेश्चन आया था ये। आईएसए का मुख्यालय किंगस्टन, जमैका में है। और जमैका किसका सदस्य है? कैरीकॉम, कैरिबियाई। अब सब जुड़ रहा है इधर उधर। ठीक है। इट हैज 168 मेंबर्स, इसमें 168 देश हैं। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी, माइक्रोडॉट तकनीक। अब क्या होगा, जितनी भी कार बनेंगी, नई बाइक्स बनेंगी, कार के पार्ट बनेंगे, बाइक्स के पार्ट बनेंगे, सब में माइक्रोडॉट लगाया जाएगा ताकि चोरी पकड़ी जाए। माइक्रोडॉट का मतलब ये है, ये एकदम, ये पेन है, पेन का जो डॉट है उस डॉट के अंदर बहुत सारे डिजिट्स होंगे ऐसे, ओके, जिनको हटाया नहीं जा सकता। हटाना अगर है तो पहले ये पता लगाना होगा कि है कहाँ पर, वो दिखेगा ही नहीं, ओके। तो ये माइक्रोडॉट्स की पावर रहेगी चोरी चपाटी रोकने के लिए। लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मेड अ ड्राफ्ट टू अमेंड मोटर व्हीकल रूल्स, मोटर नियम को संशोधित करने का ड्राफ्ट बनाया। मेड ड्राफ्ट टू अमेंड मोटर व्हीकल रूल्स, मोटर नियम को संशोधित करने का ड्राफ्ट बनाया। अलाउिंग द इनविजिबल माइक्रोडॉट्स, जिसमें अदृश्य माइक्रोडॉट शामिल हुए। क्या लिखा? अलाउिंग द इनविजिबल माइक्रोडॉट्स, जिसमें अदृश्य माइक्रोडॉट्स शामिल हुए होंगे इन एवरी पार्ट ऑफ व्हीकल, गाड़ी के हर पुर्जे में, इन एवरी पार्ट ऑफ व्हीकल, गाड़ी के प्रत्येक पुर्जे में। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय डैमेजिंग, विदाउट डैमेजिंग, बिना खराब किए इसे नहीं हटाया जा सकता। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय डैमेजिंग, बिना खराब किए इसे नहीं हटाया जा सकता। इट कैन बी रीड ओनली बाय माइक्रोस्कोप अंडर अल्ट्रावायलेट रेज, इसे केवल माइक्रोस्कोप और पराबैंगनी किरणों से ही पढ़ा जा सकता है। इट कैन बी ओनली रेड बाय माइक्रोस्कोप अंडर अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से यूवी लाइट से पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट, PSLV C48, RI सेट 2B R1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है। तो ये वो था, वो 50वां PSLV, सारी डिटेल हम वापस लिखेंगे। PSLV C48 RI सेट 2B R1, पहले हमने पढ़ ही लिया है इसको, तो फटाफट पॉइंट्स लिख लो इसके। अलॉन्ग विथ RI सेट के अलावा 9 कमर्शियल सैटेलाइट्स वर ऑल्सो सेंट, 9 वाणिज्य उपग्रह भी भेजे गए। 9 कमर्शियल सैटेलाइट्स वर ऑल्सो सेंट, 9 वाणिज्य उपग्रह भी भेजे गए। किसके अंडर? अंडर NSIL के तहत। तो ये 9 ग्रह किन देशों के थे?
क्लियर हो गया ना? NSIL क्या दूसरों के देशों से पैसा लेता है और फिर इंडिया क्या करता है, जब अपना सैटेलाइट भेज रहा होता है ना तो दूसरे दोस्तों को बोल देता है कि ट्रेन जा रही है, कुछ माल लोड करवाना है तो बता दो। तो फिर वो बोलते हैं हाँ लोड करवाना है, बोले चार्ज लगेगा, बोले दे देंगे। ये होता है। तो ये NSIL कर रहा है अभी ये काम सारे। देश का नाम लिखो। ऑफ इजराइल, इटली, जापान, USA। इजराइल, इटली, जापान, USA क्या? 9 सैटेलाइट है इन 4 देशों के, इजराइल, इटली, जापान और USA का। कहाँ से छोड़ा गया? तो एक ही जगह अपने पास तो, सतीश धवन, श्री हरिकोटा। फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा। अब अलग से पैराग्राफ करके लिखो। इट वॉज 50th फ्लाइट ऑफ PSLV। यह PSLV की 50वीं उड़ान थी। इट वॉज द 50th फ्लाइट ऑफ PSLV। PSLV की 50वीं उड़ान थी। एंड 48th सक्सेसफुल फ्लाइट, और 48 सफल उड़ान। फर्स्ट PSLV वॉज लॉन्च्ड इन 1994। प्रथम PSLV 1994 में भेजा गया। एक और इसमें इंपॉर्टेंट डेटा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है उससे जो ये PSLV छोड़ा गया है, तो सतीश धवन से अभी तक कितने रॉकेट छोड़े गए हैं? तो वो याद रखना 75। मतलब ये जब छोड़ा गया तो PSLV तो 50वां रहा, लेकिन टोटल रॉकेट्स में कौन से नंबर पे आया? 75 में आया। अब जो हमारा वाला सैटेलाइट है उनका तो वो जाने, हमारा सैटेलाइट ये जो है, जो इस रॉकेट से भेजा गया है, इसका काम क्या है वो भी लिख लो। IRSat 2BR1, IRSat 2BR1 is radar imaging earth observation satellite। एक रडार दृश्य पृथ्वी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एक रडार दृश्य पृथ्वी ऑब्जर्वेशन उपग्रह है विच वर्क्स ऑन एक्स बैंड रडार, जो एक्स बैंड रडार पर काम करता है। विच वर्क्स ऑन एक्स बैंड रडार, एक्स बैंड रडार पर काम करता है। इट इज द कॉपी ऑफ इजराइल्स टेक्सार। यह इजराइल के टेक्सार जैसा ही है, मतलब इजराइल के पास भी ऐसा सैटेलाइट है, सेम टू सेम उसकी कॉपी है। क्या पता पूछ लें एक लाइन में, इट इज सिमिलर टू इजराइल्स टेक्सार। ओके, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग, इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। तो ये लिख लो, इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज, IUC कहते हैं। इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज का मतलब क्या होता है? देखो, ये सब आ गए इधर, जियो, एयरटेल, BSNL, वो सब। IUC एक ऐसा चार्ज होता है कि जब आप, ये तो दिसंबर जो हुआ था 31 दिसंबर 2019 से पहले पहले ये लगता था, उसके बाद ये बंद हो गया है। IUC वो चार्ज होता था जब आप एक कंपनी के सब्सक्राइबर हो और उस कंपनी के सर्विस सेंटर पर फ़ोन लगाते हो तो पैसा कटता था। वो जो पैसा कटता है उसको क्या बोला जाता था? IUC। तो ट्राई ने आदेश दिया कि 31 दिसंबर 2019 के बाद से क्या हो जाएगा, ये चार्ज लेना बंद हो जाएगा। उससे पहले चार्ज लेते थे कुछ 0.6 पैसा पर मिनट, ऐसा कुछ पैसा कट जाता था आप सर्विस कॉल सेंटर में जब फ़ोन लगाते थे। ओके, बाद में कुछ कंपनियों ने बोला था कि हम फ्री हैं,
तो कुछ कंपनियों ने बिल्कुल फ्री कर दिया था, आप कॉल सेंटर पर कॉल लगाओ, सर्विस सेंटर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कंपनियां लेती थी। ओके, और फिर पता चलता था 10 मिनट की वेटिंग, फिर 10-15 मिनट की बातें हैं, तो 15-20 मिनट तक तो वेटिंग करवाई और फिर जाके कुछ बात शुरू हुई, बीच में कॉल कनेक्ट हो गया और फिर बिल आता था, 5-6 रुपये कट गया अकाउंट से, बैलेंस में से। वो IUC बैलेंस होता था जो कट जाता था। लिख लीजिए, इट इज़ अ चार्ज पेड बाय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। यह वह मूल्य होता है जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को देना होता है when a person call to service provider, जब एक व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर को फोन लगाए। when a person call to the सर्विस प्रोवाइडर, जब एक व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर को कॉल लगाए। ये सरकार ले लेती थी, ठीक है, कंपनी से, तो कंपनी किससे लेगी? आपसे। तो वैसा लिख लिया हमने। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण ने, शॉर्ट फॉर्म होता है ट्राई, TRAI, set to cancel IUC by 31st December 2019 ने कहा कि 31 दिसंबर 2019 से यह शुल्क बंद कर दिया जाए। फुल स्टॉप। नॉर्मली LTE और वोल्टी में ये सब चार्ज नहीं लगता है, जियो वगैरह ये चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो अभी भी 2G और 3G, जियो तो फुल है, 2G 3G से बाहर जा चुका है, एकदम 4G पे आ चुका है पूरा, लेकिन अगर हम एयरटेल की बात करेंगे, वोडाफोन की बात करेंगे, तो ये आ चुके हैं भले ही 4G पर, लेकिन ये अभी भी क्या चलाते हैं नेटवर्क, 2G का और 3G का नेटवर्क आज भी चलाते हैं ये। ओके, तो वो चार्जेस लेते हैं IUC का। ओके, तो अब इनको भी मना कर दिया गया है, इन कंपनी को, कि कोई भी IUC चार्ज नहीं लेगा। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, इसको हमने टुकड़ों में बहुत पढ़ लिया है, अभी उसको पूरे ही खत्म कर लेंगे। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, रविशंकर प्रसाद, सूचना मंत्री। लिखिए, सारे पॉइंट्स लिख लो इसके। ब्रॉडबैंड टू विलेजेस बाय 2022, ग्रामों तक ब्रॉडबैंड 2022 तक, इस मिशन के टारगेट्स लिख रहे हैं आप सब। दूसरा पॉइंट, 30 लाख किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, 30 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल। थर्ड, टावर डेंसिटी, टावर घनत्व, टू 1 टावर पर 1000 पॉपुलेशन, कि 1000 जनसंख्या पर एक टावर लगे। 1 टावर पर 1000 पॉपुलेशन, एक टावर प्रति 1000 जनसंख्या पर लगे बाय 2024 तक। बाय 2024 तक बड़े टावर नहीं लगते हैं अब, ठीक है। अब ऐसे वो अभी ऊपर लगेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। 3 मीटर की हाइट का रहता है, 2-3 टावर लग जाते हैं बस, उस खंबे जैसा होता है छोटा सा। अब वो भीमका टावर की ज़रूरत नहीं है, छोटे टावर में ही काम हो जाएगा। फिर अगला एक और लिख लो, और क्या करा होगा इसमें। ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स विल बी डेवलप्ड,
ब्रॉडबैंड सतर्कता सूचकांक बनेगा। इसकी हेडिंग हमने पढ़ रखी है, ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स। 2-3 दिन पहले पढ़ी थी शायद, लेकिन लिखी थी हमने ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स क्या है उसके बारे में। वो जियो फाइबर पढ़ा था ना उस वक्त। फिर अगला, मेक डिजिटल फाइबर मैप ऑफ इंडिया। भारत का डिजिटल फाइबर नक्शा बनाना। मेक इसी में मेक डिजिटल फाइबर मैप ऑफ इंडिया, भारत का डिजिटल फाइबर नक्शा बनाना। फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग, कोर कैचर। कोर कैचर, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहां पर है? सबसे नया? कौन से राज्य में होना चाहिए? उत्तर भारत में होना चाहिए या दक्षिण भारत में होना चाहिए? दक्षिण भारत में कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु। कुडनकुलम सुना है ना? लिखिए, मॉस्कोज रॉस एटम स्टेट कॉरपोरेशन। मॉस्को की रॉस एटम स्टेट कॉरपोरेशन ने मॉस्कोज रॉस एटम स्टेट कॉरपोरेशन ने इंस्टॉल्ड कोर कैचर यूनिट ने कोर कैचर स्थापित किया। इंस्टॉल्ड कोर कैचर, इतना ही लिखना, इंस्टॉल्ड कोर कैचर स्थापित किया इन यूनिट 3 ऑफ कुडनकुलम पावर प्लांट। कुडनकुलम संयंत्र के तीसरी इकाई में, इन यूनिट 3 ऑफ कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुडनकुलम की तीसरी परमाणु संयंत्र में, इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में है। तो काफी है। कोर कैचर का मतलब क्या है? अगर कोई संयंत्र, जिस संयंत्र के अंदर यूरेनियम को बहुत स्लोली गर्म किया जा रहा है, जिससे पानी गर्म, टरबाइन घूमना, भाप बनना, टरबाइन घूमना, बिजली बनना, ये सब चल रहा है। अब वो कंट्रोलिंग रॉड्स जो होती हैं, उन यूरेनियम के जो तापमान को कंट्रोल करती हैं, वो अगर ख़राब हो गई तो क्या होगा? मेल्ट डाउन। ये एक टर्म यूज़ होता है जब सब बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है सब कुछ। तो मेल्ट डाउन से बचाने के लिए ये एक तकनीक है कोर कैचर, जो कहाँ जाएगा? सीधे सीधे हीटिंग रॉड्स जो होती हैं उनके आसपास लगाया जाएगा। इतना काफ़ी है बस डिटेल्स के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो, स्पेलिंग लिखो हेडिंग की, JEHOL BAATAR स्पेस KIELANE इसके बारे में लिखिए। It is a rodent that lived 66 million years ago. यह एक रोडेंट था 66 मिलियन वर्ष पूर्व। इट इज अ रोडेंट। रोडेंट कौन होते हैं? जो रोड पे आके मर जाते हैं। एकदम नहीं, रोडेंट का मतलब हर वो जो या तो शिकार करके खा सकता है, या फिर जो मरा हुआ बॉडी को भी खा लेता है, या फिर रोडेंट जनरली क्या होते हैं? डॉग्स, फॉक्स, ठीक है, ये सब रोडेंट होते हैं। छोटी प्रजातियां रहती हैं, सब चूहे, ये सब रोडेंट होते हैं।
फॉसिल्स आर फाउंड इन चाइना, जीवाश्म चीन में मिले। ठीक है, ये इसके एक दोस्त को वो शिकार करके ले गया तो वो चिल्ला रहा है वहां से। नेक्स्ट, हाइपरसोनिक वेपन्स, हाइपरसोनिक हथियार, हाइपरसोनिक वेपन्स, हाइपरसोनिक हथियार। नाम देखा कहीं? एवेंगार्ड क्वेश्चन आया था, वो जब शाम को टेस्ट लेते हैं उसमें आया था। रूस, तो किसका था वो तो पूछा था, है ना, तो रूस। व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हमारे पास दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार का हाइपरसोनिक मिसाइल है, हमसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो हाइपरसोनिक वेपन क्या होते हैं वो न्यूज़ में आ गया। लिखिए, रशिया, पुतिन ने कहा, रशिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, रूस विश्व का एकमात्र देश है। रशिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, रूस विश्व का एकमात्र देश है दैट हैज हाइपरसोनिक वेपन्स, जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार हैं। दैट हैज हाइपरसोनिक वेपन्स, जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार हैं। हथियार का नाम लिख लो, एवेंगार्ड, AVANGARD, एवेंगार्ड। दिस मिसाइल फ्लाइज 10 times फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। यह मिसाइल ध्वनि से 10 गुना तेज भागती है। दिस मिसाइल इज 10 times फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। यह मिसाइल ध्वनि से 10 गुना तेज है। विथ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर, और क्षमता 2000 किलोमीटर है। रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर, क्षमता 2000 किलोमीटर है। अब अगली हेडिंग इसी में डालो, मैक नंबर, मैक संख्या, MACH। मैक संख्या क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है। मैक 1 होगा मतलब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर। मैक 2 का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड से डबल। बस ऐसे चलता है ये। इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड। यह किसी वस्तु का ध्वनि की गति से चलने को बताता है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड। यह किसी वस्तु को ध्वनि की गति से चलने की जानकारी देता है। लिख लो, मैक 2 इज इक्वल टू, मैक 2 बराबर 1195 किलोमीटर पर आवर। 1195 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैक नाम कहाँ से आया है? एक साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट मैक, उनके नाम से आया। बस इतना ही लिख लो। हाँ, एक चीज़ और लिखिए, एक टेबल बना लो, यही लिखना है हमें। लिखो, अलग अलग नाम क्या होते हैं? सबसोनिक, सबसोनिक के सामने ये लिख लीजिए। सबसोनिक मतलब ध्वनि की गति से थोड़ा कम। ठीक। दूसरा, ट्रांससोनिक, ट्रांससोनिक, ट्रांससोनिक क्या हो जाएगा? ध्वनि मैक इज इक्वल टू 1 बराबर। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक में आप लिख लो
ये फॉर्मूला लिख लो, फिर लिखो हाई सुपरसोनिक, हाई सुपरसोनिक, फिर लिखिए हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक सबसे तेज रहता है, यहाँ लिखा भी हुआ है। हाइपरसोनिक की स्पीड क्या रहेगी, 3806 से लेकर 7612 किलोमीटर प्रति घंटा। माइल्स, किलोमीटर भी नहीं, माइल्स, और भी तेज। चलो ये सेक्शन हो गया। नेक्स्ट अगले पे आइए। लिखिए फॉल आर्मी वर्म। फॉल आर्मी वर्म, टू डिस्कस द इशू ऑफ दिस वर्म, इस कीट की समस्या पर चर्चा के लिए, टू डिस्कस द इशू ऑफ दिस वर्म, इस कीट की समस्या पर चर्चा के लिए ICRI SAT was held in हैदराबाद। ICRI SAT की सभा हैदराबाद में हुई। ICRI SAT was held in हैदराबाद। ICRI SAT की सभा हैदराबाद में हुई। फुल फॉर्म लिखिए, बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए, फॉर सेमी एरिड ARID ट्रॉपिक्स उष्ण अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए। दिस वर्म इज फ्रॉम अमेरिका, यह कीट अमेरिका का है। एंड हैज स्प्रेड इन होल एशिया, और पूरे एशिया में फैल चुका है। एंड हैज स्प्रेड टू होल एशिया, और पूरे एशिया में फैल चुका है। स्पेशली फ्रॉम इंडिया टू म्यांमार, खास तौर पर भारत से म्यांमार तक। इट इफेक्ट्स राइस, ज्वार, बाजरा, यह असर करता है चावल, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, गन्ना एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों पर टू 80%, 80% तक। ईट्स द लीव्स, पत्तियों को खाता है। एंड गिव्स 900 to 1000 एग्स, और 900 से 1000 अंडे देता है। मोस्ट लॉस इन कर्नाटक, सबसे ज्यादा नुकसान कर्नाटक। मोस्ट लॉस इन कर्नाटक, सबसे ज्यादा नुकसान कर्नाटक में। अगला पैराग्राफ, ICRI SAT इज अ नॉन प्रॉफिटेबल, ICRI SAT गैर लाभकारी
नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और गैर राजनीतिक संस्था है। नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन पॉलिटिकल, गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक संस्था है। फॉर एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, एशिया और उप सहारा अफ्रीका देशों का। फॉर एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका का। फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास हेतु। स्थापना 1972 हैदराबाद, एस्टैब्लिश 1972 हैदराबाद। अदर ऑफिस केनिया एंड माली, अन्य मुख्यालय केनिया और माली में। केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी, तो एक नैरोबी में हो गया, ठीक है। माली बमाको, बमाको वहाँ है। ठीक है, इसका काम क्या है वो भी लिख लो। रिसर्च ऑन न्यूट्रिशनल क्रॉप्स, पौष्टिक फसलों पर शोध करता है। रिसर्च ऑन न्यूट्रिशनल क्रॉप्स, पौष्टिक फसलों पर शोध करता है। नेक्स्ट, अगली हेडिंग लिखी है, जो दिख रहा है वो लिख लो। पीडीके प्लास्टिक, पीडीके प्लास्टिक फुल फॉर्म भी लिखना। पॉलीडाइकेटोनोमाइन प्लास्टिक या पीडीके प्लास्टिक, पीडीके प्लास्टिक, इसको भी हमने पढ़ रखा है। इट इज अ कार्बनिक कंपाउंड, यह कार्बनिक यौगिक है। इट इज अ कार्बनिक कंपाउंड, यह कार्बनिक यौगिक है। जो पॉलीमराइजेशन से बनता है। वो हिंदी मत जाना, बहुलकीकरण होता है पॉलीमराइजेशन, जो पॉलीमराइजेशन से बनता है। उदाहरण टेफ्लॉन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। उदाहरण टेफ्लॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट कैन रिप्लेस टुडेज प्लास्टिक, यह आज के प्लास्टिक को प्रतिस्थापित करेगा। इट विल रिप्लेस टुडेज प्लास्टिक, यह आज के प्लास्टिक को प्रतिस्थापित करेगा। हैज लेस हेल्थ इफेक्ट, क्योंकि स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है। पढ़ रखा है ना हमने, एज हैज लेस हेल्थ इफेक्ट, क्योंकि स्वास्थ्य पे कम प्रभाव पड़ता है। ये वही है, उसके पीसेस हैं पीडीके के। नेक्स्ट, कोरल रीव्स हार्म, प्रवाल भित्ति को क्षति। कोरल रीव्स हार्म, प्रवाल भित्ति को क्षति। कितनी क्षति पहुंच रही है ये भी हमने पढ़ रखा है। तापमान बढ़ने से क्या होता है? कोरल रीव्स खराब हो रहे हैं। क्या बोलते हैं उस खराब होने को? कोरल ब्लीचिंग। तो इतने सुंदर सुंदर जो प्रवाल होते हैं, कोरल जो होते हैं, उनकी ये हालत कर रहे हैं अपन, ठीक है, पूरा ही बर्बाद कर रहे हैं। तो आसपास जो भी जीव हैं वो भी चले जाते हैं या मर जाते हैं पूरी तरीके से। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा जो रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का, उसी की डिटेल्स है, क्योंकि वो पहले ये थी, अब वो धीरे धीरे ये होती जा रही है। इंडिया में भी कोरल रीफ्स हैं, हमने पढ़ा था, मन्नार की खाड़ी, कच्छ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सब जगह पर है, सिवाय गंगा के डेल्टा को छोड़कर, है ना। तो वहाँ सब भी है, वहाँ सब भी यही हालत हो रही है सबकी, ठीक है। तो ये मत देखो, ये देखो, क्योंकि अब यही देखने को मिलेगा घूमने जाओगे तो। लिखिए,
ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक वो कल क्वेश्चन आया था ना पहले वाले में, होप द्वीप कहाँ पर है, वो तो होप द्वीप कोरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य पर है, वो आंसर था। तो एक और द्वीप पढ़ना पड़ेगा आपको। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने के कारण होवे द्वीप, इन होवे आइलैंड, होवे द्वीप पर, होवे आइलैंड पर कोरल ब्लीचिंग हैज स्टार्टेड, कोरल ब्लीचिंग शुरू हो गई है, कोरल ब्लीचिंग हैज स्टार्टेड, कोरल ब्लीचिंग शुरू हो गई है। एंड 90% कोरल आर ओवर, 90% कोरल समाप्त हो गए हैं। समाप्त मतलब ऐसे थे, 90% ऐसे हो गए। होवे द्वीप कहाँ पे लिख लो, दिस आइलैंड इज इन ऑस्ट्रेलिया, यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पास है। इन ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ में, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, विश्व धरोहर है ग्रेट बैरियर रीफ, ओके। और उसको विश्व धरोहर का दर्जा मिला था ग्रेट बैरियर रीफ को 82, ये कॉमन डेट है विश्व धरोहर मिलने की, ठीक है। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है फ्रॉम 1982 से। नेक्स्ट हेडिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन सी क्लाउड्स, समुद्री बादलों पर ग्लोबल वार्मिंग का असर। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन सी क्लाउड्स, ग्लोबल वार्मिंग पर ग्लोबल वार्मिंग नहीं, समुद्री बादलों पर ग्लोबल वार्मिंग का असर, उल्टा किसे, कुछ नहीं साहब, वैज्ञानिकों ने बोला है कि जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा उतने कम बादल बनेंगे। वो जो बादल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो कपासी बादल, समुद्र के ऊपर जो बनते हैं वो कपासी बादल होते हैं, ओके। और इससे क्या होगा, बादल कम बनेंगे तो सूरज से जो गर्मी आती है वो टकरा कर वापस कम जाएगी, मतलब ज़्यादा आएगी, जिससे और गर्मी बढ़ेगी, वाष्प और होगा लेकिन बादल नहीं बनेंगे, और समय के साथ साथ समुद्र सूखेगा पृथ्वी का एक दिन, ओके। जाना, हाँ जाओ, लिखो आगे। इसमें क्या केवल हेडिंग लिखी ना, लिख लीजिए इसमें। इफ CO2 इज इंक्रीज 3 टाइम्स, यदि यदि CO2 3 गुना बढ़ जाता है, इफ CO2 इज इंक्रीज 3 टाइम्स, यदि CO2 3 गुना बढ़ जाता है, देन स्ट्रेटोक्यूमुलस विल बी ओवर, तब कपासी बादल समाप्त हो जाएंगे। स्ट्रेटोक्यूमुलस, तब कपासी बादल समाप्त हो जाएंगे। स्ट्रेटोक्यूमुलस विल बी ओवर, फुल स्टॉप, बस इतना ही लिखना था। अगला नेक्स्ट हेडिंग, GFDRR, GFDRR, सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए। वैश्विक आपदा न्यूनीकरण, ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, वैश्विक आपदा न्यूनीकरण, ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन और स्थिति बहाली समूह एंड रिकवरी,
फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी, और स्थिति बहाली समूह। फुल स्टॉप। इंडिया बिकेम चेयरमैन, भारत इसका अध्यक्ष बना। इंडिया बिकेम चेयरमैन, भारत इसका अध्यक्ष बना। दिस डिसीजन वॉज मेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यह निर्णय जिनेवा में लिया गया। दिस डिसीजन वॉज मेड इन जिनेवा, यह निर्णय जिनेवा में लिया गया। इन इट्स सिक्स्थ मीटिंग, इसके छठे सत्र में। इन इट्स सिक्स्थ मीटिंग, इसके छठे सत्र में। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स डेवलपिंग कंट्री, यह संगठन विकासशील देशों की मदद करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज, यह संस्था विकासशील देशों की मदद करती है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में। इन मीटिंग नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में। मैनेजमेंट इज डन बाय वर्ल्ड बैंक, प्रबंधन विश्व बैंक करता है। मैनेजमेंट इज डन बाय वर्ल्ड बैंक, प्रबंधन विश्व बैंक करता है। अध्यक्ष बन गया भारत, इसी से जुड़ा नहीं। लॉगर हेड टर्टल, लॉगर हेड कछुआ, ये भी पढ़ रखा है। लॉगर हेड टर्टल्स, लॉगर हेड कछुआ। देयर मेन प्लेस इज अटलांटिक ओशियन, इनकी मुख्य स्थान है अटलांटिक महासागर। मेन प्लेस इज अटलांटिक ओशियन, मुख्य स्थल है अटलांटिक महासागर। IUCN वल्नरेबल लिस्ट, IUCN की अति संवेदनशील श्रेणी में है। IUCN वल्नरेबल लिस्ट, IUCN की अति संवेदनशील सूची में है। देयर जेंडर इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर, इनका लिंग तापमान पर निर्भर करता है। देयर जेंडर इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर, इनका लिंग तापमान पर निर्धारित करता है। इफ वाटर इज वार्म, यदि जल अधिक गर्म हो, फीमेल आर बॉर्न, तो मादा जन्म लेती है। फीमेल आर बॉर्न, तो मादा जन्म लेती है। बाय 2100, 2100 तक, बाय 2100, 2100 तक 99.86% विल बी फीमेल। 99.86% मादाएं हो जाएंगी। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है ना गर्मी का, तो ये हो रहा है यहां पर। नेक्स्ट, क्राइसोमालोन, स्पेलिंग लिखो पहले, पूरी स्पेलिंग लिखो इंग्लिश में। CHRYSOMALLON, क्राइसोमालोन स्पेस। स्क्वेमीफेरम, SQUA, स्क्वेमीफेरम, SQUAMIFERUM, फुल स्टॉप। दे आर द स्नेल्स ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के घोंगे हैं ये। दे आर द स्नेल्स ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के घोंगे हैं।
और गहन समुद्री खनन के कारण संकट में है, एंड आर इन डेंजर ड्यू टू डीप ओशियन माइनिंग, और गहन समुद्री खनन के कारण संकट में, एंड आर इन डेंजर ड्यू टू डीप ओशियन माइनिंग। IUCN रेड लिस्ट, IUCN की लाल सूची में गए। ये हमने पढ़ लिया तो मैं बताऊंगा नहीं। ओवरशूट डे 29 जुलाई था। पृथ्वी का संसाधन साल में उपयोग करना और पृथ्वी उसका वापस जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम पहले से ही यूज़ कर लेते हैं। तो हर देश का अलग अलग है। सबसे ज़्यादा विकसित देश पहले ही पे पहुंच गया, कतर 9 फरवरी। मतलब कतर ने संसाधन इतने यूज़ कर लिए जिसमें पृथ्वी को संसाधन बनाने में 1 साल लगेगा। इन्होंने वही संसाधन कितनी देर में यूज़ कर लिया? 1 महीने 9 दिन में खत्म। फिर लग्जमबर्ग, UAE, अमेरिका, कनाडा, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फिनलैंड, सब रईस देश आ गए यहाँ। फिर यहाँ पर 21 दिसंबर वियतनाम, संसाधन इतना यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है, तो एवरेज क्या निकला पूरे दुनिया का? 27 जुलाई, 27 जुलाई पढ़ रखा है हमने। अगला लिखते हैं, सदर्न रिवर टेरापिन, दक्षिणी सदर्न रिवर टेरापिन, इंग्लिश में लिखो सदर्न रिवर टेरापिन। दे आर इन IUCN रेड लिस्ट, IUCN की लाल सूची में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दे आर फाउंड इन कैम्बोडिया, कंबोडिया में पाए जाते हैं। फाउंड इन कैम्बोडिया, कंबोडिया में पाए जाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड रॉयल टर्टल, शाही कछुआ भी कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड रॉयल टर्टल, शाही कछुआ भी कहा जाता है। तो इसका शिकार होता है, तस्करी होती है, रेत खनन करते हैं तो इनका घर तबाह हो जाता है। इसको भी हम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। अब आइए गवर्नमेंट स्कीम्स में 2-2, 3-3 लाइन लिख लेते हैं। सोलर चरखा मिशन, सौर चरखा मिशन। लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड MSME डे, विश्व MSME दिवस पर शुरू किया गया। लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड MSME, मीडियम स्मॉल, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज जो होता है ना, उस दिन पर, छोटे छोटे उद्योगों के लिए दिन होता है, उस दिन पर यह लॉन्च किया गया। दिन लिखो 27 जून, 27 जून 2018। मंत्रालय कौन होगा इसका? MSME मंत्रालय। सारे काम लिख लो। विलेज एरिया जॉब, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां, ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था, 2 साल में 1 लाख नौकरी, 1 लाख जॉब्स इन 2 ईयर, 50 क्लस्टर्स मेकिंग, 50 क्लस्टर बनाना। इन ईच क्लस्टर 400 to 2000 वर्कर्स, प्रत्येक क्लस्टर में 400 से 2000 काम करेंगे। इन ईच क्लस्टर 400 to 2000 वर्कर्स, प्रत्येक क्लस्टर में 400 से 2000 काम करेंगे। कॉस्ट 550 करोड़, लागत 550 करोड़। इंक्लूड 5 करोड़ वुमन, 5 करोड़ महिलाओं को शामिल करना।
ठीक, अगला लिखो। नेक्स्ट स्कीम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। लॉन्च्ड इन 175th मीटिंग ऑफ ESIC। ESIC की 175th मीटिंग में शुरू की गई। ये रहा ESIC। क्या होता है ESIC? कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ESIC ESIC was made in 1948 एक्ट। ESIC 1948 के अधिनियम से बना। इन दिस स्कीम, इस योजना में 3.2 करोड़ पीपल विल बी बेनिफिटेड। 3.2 करोड़ लोगों को लाभ होगा। 3.2 करोड़ पीपल विल बी बेनिफिटेड। 3.2 करोड़ लोगों को लाभ होगा। नोडल एजेंसी कौन होगी? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है और वो बेरोजगार हो जाता है, तो जरूरी क्या है इसके लिए? इसके लिए जरूरी है कि वो पहले व्यक्ति वो काम करता था और काम उसका चला गया है, तो अब वो फ्री बैठा हुआ है, लेकिन उसके काम करने की इच्छा है, तो उस व्यक्ति को उसकी बेरोजगारी के समय में जो उसे पहले पेमेंट मिलता था उसका एवरेज निकालकर 90 हर महीने कितना मिलेगा? 25% मिलेगा। ओके, ये भी याद है ना, 90 दिनों तक ही मिलेगा, जीवन भर थोड़ा ना मिलने वाला। ये हमें सिर्फ 90 डेज मिले। लिख लो, आफ्टर रिमूवल फ्रॉम जॉब, नौकरी से हटने पर 25% पेमेंट विल बी गिवन। 25% मुआवजा दिया जाएगा। 25% पेमेंट विल बी गिवन। 25% मुआवजा दिया जाएगा टिल 3 मंथ, 90 दिनों तक। ठीक है, अब फिर ऐसा नहीं होगा कि फिर नौकरी लग गई फिर वो भी नौकरी छूट गई तो फिर 90 दिनों तक नहीं। जीवन में एक बार मिलेगा ये मौका, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जीवन में एक बार मौका। यार ये तो पायलट प्रोजेक्ट है, तो वो नहीं, पायलट ही रहने देंगे उसको, मरना थोड़ी ना सरकार को। बेरोजगार कितने होते हैं, कितनी नौकरियां निकलती हैं। नेक्स्ट, अगले पे आ जाइए। लास्ट में हमने INSA पढ़ा था और UNFCC पढ़ा था। अब अगला पढ़ लेते हैं। ये हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ रखा। RECAAP लिखिए हेडिंग, RECAAP ब्रैकेट ISC। यहाँ लिखा ना RECAAP ब्रैकेट ISC। फुल फॉर्म लिखिए, इंग्लिश में है पूरा। रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट on combating piracy and armed robbery। सब स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई, पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबेरी अगेंस्ट शिप इन एशिया। पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबेरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया।
एशिया के क्षेत्र में जहाज में लूटपाट बहुत होती है, सोमालिया के डकैत आते हैं, तो इंडिया और इन सब देशों ने मिलकर एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर खोला है जिसको ISC कह रहे हैं। ठीक है, लिख लो। इट वॉज मेड इन नवंबर 2006, नवंबर 2006 में बना, कॉमा 14 एशियन कंट्री, 14 एशियाई देश हैं, कॉमा स्टॉप रॉबरी ऑफ शिप, जहाजों की डकैती रोकना, एंड मेक कम्युनिकेशन हब, और सूचना का केंद्र बनाना, एंड मेक कम्युनिकेशन हब, और सूचना का केंद्र बनाना। पार्टीज, सदस्य, ये भी बहुत न्यूज में आया है, इसीलिए हो रहा है बात। RECAAP में सदस्य कितने हैं, एक के बाद एक लिखते जाओ। ऑस्ट्रेलिया, बांग्ला, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, डेनमार्क, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, म्यांमार, नीदरलैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, UK, USA, वियतनाम, UK, USA और वियतनाम। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। इट्स मेन यूनिट इज ISA, इसका मुख्य केंद्र है ISA। विच वॉज ऑल्सो मेड इन 2006 सिंगापुर, जो 2006 सिंगापुर में बना था। (2018) गेन द पावर, 2018 में शक्तियां बढ़ा दी गई। फुल स्टॉप। ISC का सम्मेलन एक बार भारत में भी हो चुका है, 2-3 बार। लास्ट समिट ऑफ ISC इन 2017, अंतिम सम्मेलन भारत का ISC के साथ 17 में हुआ इन दिल्ली में। ये हमने सैटरडे को पढ़ लिया था। वेब दुनिया भर की लोकतंत्र देशों में जहां चुनाव होते हैं, उन चुनावों के निकायों की संस्था, वेब। लिख लो, 2 ही लाइनें इसमें तो। वेब लिखो, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, विश्व चुनाव निकायों का संगठन। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, विश्व चुनाव संगठन, विश्व चुनाव निकायों का संगठन। फ्रॉम अक्टूबर 2013 साउथ अफ्रीका, अक्टूबर 2013 से दक्षिण अफ्रीका में बना। हेडक्वार्टर सियोल, मुख्यालय सियोल में है। 115 मेंबर, 115 सदस्य। वर्क, काम, चुनाव प्रबंधन निर्माण कार्यक्रम, इलेक्शन मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग, चुनाव प्रबंधन निर्माण कार्यक्रम, इलेक्शन मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग। फुल स्टॉप।
और हमने न्यूज़ में क्या पढ़ा था और करंट अफेयर में क्या लिखा था वो लिखो। इन दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में एवेब्स फोर्थ समिट हेल्ड, एवेब की चौथी सभा हुई भारत में। एवेब्स फोर्थ समिट हेल्ड इन इंडिया, एवेब की चौथी सभा हुई भारत में। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ही हैं सुनील अरोड़ा, बिकेम द चेयरमैन ऑफ एवेब, एवेब के अध्यक्ष बना दिए गए। बिकेम द चेयरमैन ऑफ एवेब, एवेब के अध्यक्ष बना दिए गए टिल 2021 तक।